क्या वाकई में मनी मैनिफेस्ट भी हो सकती है? 100% हो सकती है, और जो हम ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं वो भी हम मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। ओके। मतलब मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हो, आप उसको थॉट में ले आते हो या उसके बारे में बार बार एफर्मेशन करने लग जाते हो, तो आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। आप जो कर्म कर रहे हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, वो दोनों ही मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। मैनिफेस्टेशन का मतलब कि आप वो व्यक्ति बन गए जो उस सिचुएशन में उस चीज़ को पाने का हकदार हो गया है। तो मैनिफेस्टेशन का असल में मतलब है कि आप क्या हो उसकी प्रतिध्वनि पैसा है, आप क्या हो उसकी प्रतिध्वनि आपके रिलेशंस हैं, आप क्या हो उसकी प्रतिध्वनि आपके जीवन में आने वाली हर एक चीज़ है। तो पैसा, हम और आप इसको पैसा समझते हैं, हमने और आपने गांधी जी को नोट के ऊपर छापा है, लेकिन यूनिवर्स तो इन सब चीज़ों को नहीं जानता। यूनिवर्स क्या जानता है? यूनिवर्स उस एनर्जी को जानता है, यूनिवर्स उस भाव को जानता है, यूनिवर्स उस फील्ड को जानता है जिस फील्ड के साथ आप रेजोनेट करते हो। तो असल में हम जो भी आज भी कुछ कर रहे हैं वो भी हम मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम शारीरिक तौर पर पूरी गतिविधि या सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मेंटल फ्रेमवर्क उस डिजायर्ड आउटकम के साथ अलाइंड नहीं होता, जिसकी वजह से मेहनत करते रहने के बावजूद भी हम मेंटली उस लेवल पर ना होने के कारण, हमारी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पर ना होने के कारण हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जो हम डिजायर करते हैं, जो हम चाहते हैं। हुँ, ये मैं समझ गई। तो आपने ये बोला कि जो हमारा मेंटल फ्रेम है, वो हमारा उस लेवल पर नहीं होता कि हम डिज़ायर्ड आउटकम को लेकर आ सकें। बट मेंटल लेवल तो हर किसी का काम करते हुए यही होता है कि इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है। तो फिर वो कहाँ बीच में ऐसा क्या मिस्टेक या क्या गलती हो रही होती है कि वो डिज़ायर्ड आउटकम जो चाह रहे होते हैं बट फिर वो मिल नहीं रहा होता, जबकि माइंड में तो वही होता है? देखो, हम मेंटल फ्रेमवर्क को या मेंटल लेवल को किस चीज़ से जज कर रहे हैं? हम इस चीज़ से जज कर रहे हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ। दूसरा, आपने अब जो अभी बात की कि मैं इतना चाह रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। दूसरा, हम मेंटल फ्रेमवर्क को किस चीज़ से जज कर रहे हैं? करने से जज कर रहे हैं कि मैं इतना चाहते हुए ये कर रहा हूँ। हुँ, लेकिन एक्चुअल में करना एक ईगो का पार्ट है, जिसमें हमारा माइंड सिर्फ सेटिस्फाइड होता है, अलाइंड नहीं होता। हमारे माइंड को बहुत सारी बचपन से लेके आज तक प्रोग्रामिंग दी गई कि तुम कुछ करोगे तो ही सिग्निफिकेंस मिलेगा, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तुम्हारी जॉब अच्छी लग जाएगी, तुम्हारा ये काम अच्छा हो जाएगा। यानी माइंड को सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि कुछ करने का मतलब है बहुत बड़ी चीज़, इसीलिए वो करने करने में विश्वास रखता है, होने में विश्वास नहीं रखता। यानी अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको ये काम मतलब करके आपको बहुत कुछ बढ़िया मिल जाएगा, इसके लिए आप ये करो, आप वैसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा, वो मैं मजाक में कई बार बोल देता हूँ। कई बार हमारे इवेंट में लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर कोई चीज़ बताओ, तो मैं कहता हूँ सर डीप ब्रीदिंग कर लो। बोले अच्छा सर और कुछ बताओ। जब भी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा सिंपल लगती है कि माइंड को ये लगता है कि इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, तो उसको सिग्निफिकेंस नहीं मिलती। उसको लगता है कि बिना किए तो कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग हुई है वो इस एक चीज़ से ही हुई है कि कुछ करोगे तो ही कुछ मिलेगा। तो माइंड को करने में आनंद आता है, उसको लगता है कि मैंने कोई टास्क परफॉर्म किया, मैंने 25 बार एफर्मेशन लिख लिया, मैंने 369 फॉर्मूला लगा लिया, तो उसको करने में माइंड को आनंद आता है। लेकिन क्या करने से हम उस फ्रीक्वेंसी पे भी रेजोनेट कर गए या नहीं कर गए? तो हम कर तो रहे हैं, एक्ट तो कर रहे हैं, परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्टेट है, इस बॉडी को मैं बोलता हूं ट्रांसमिशन टावर। ये ट्रांसमिशन टावर लगातार ब्रॉडकास्ट कर रहा है कुछ सिग्नल्स, और आज तो हम अपने माइंड के और हार्ट के सिग्नल्स को ईईजी, एफएमआरआई, बहुत से स्कैन से देख सकते हैं। न्यूरो साइंस, मेडिकल साइंस आज बताता है कि हमारा ब्रेन अलग अलग वेव्स रिलीज करता है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। हमारा हार्ट एक अलग मैग्नेटिक पैटर्न रिलीज करता है, और ये माइंड और हार्ट मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न बनाते हैं। तो मेरा पैटर्न इस यूनिवर्स में क्या जा रहा है? क्या यूनिवर्स मेरी बोली गई बात को रीड कर रहा है, या मेरे किए गए काम को रीड कर रहा है, या मेरे भाव को रीड कर रहा है? जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इमरजेंसी केस है। डॉक्टर पूरी टीम को लेकर, और डॉक्टर पूरा सब लोग वहां पे पहुंच जाते हैं करने के लिए। अब वो सर्जरी के दौरान क्या होता है कि चोट इतनी ज्यादा गंभीर थी, या वो ऑलरेडी इंसान नहीं था, उस इंसान की डेथ हो जाती है। अब हुई तो क्या है, डेथ हुई है, लेकिन क्या इसमें डॉक्टर की गलती है? डॉक्टर का कर्म क्या है? डॉक्टर का कर्म है बचाने का। उसका भाव क्या था? बचाने का। और वहीं एक दूसरा इंसान है, उसने किसी दूसरे इंसान को इस इंटेंशन से कि मैं इसको मार दूंगा, इसके पेट में चाकू मार दूंगा, इसको गोली मार दूंगा, उसने उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद वो व्यक्ति बच गया, लेकिन उसका कर्म क्या हुआ? मारने का। मारने का। और डॉक्टर का कर्म क्या हुआ?
बचाने का। तो क्या यहां पे एक्ट देखा जाएगा कि उसके एक्ट से कोई नहीं मरा और इसके एक्ट से कोई मर गया, या यहां पे दोनों का भाव देखा जाएगा कि किसका भाव कैसा था? तो यूनिवर्स अगर सिर्फ इसको एक्शन को देखेगा तो फिर तो डॉक्टर को पता नहीं क्या कर्म उसने कर दिए और उसको तो क्या मिलना चाहिए, लेकिन उसको तो वो तो बहुत अच्छा जीवन में कर रहा है, हर एक इंसान यही बोलेगा कि वो बहुत बढ़िया कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका भाव अलग था। हमने सिर्फ एक्शन पे फोकस किया है, हमने कभी भी भाव बदलने पे फोकस नहीं किया है। और असल में इस ट्रांसमिशन टावर के पास जो भाव रखे होते हैं वो भाव ही लैक के रखे होते हैं, क्योंकि जब हम कुछ चीज चाह रहे हैं तो चाहने से कभी क्यों नहीं मिलता है। आप चाहने से मिलता तो यहाँ हर एक इंसान तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके करोड़पति हो गया होता, हर एक इंसान ने अपनी सेहत ठीक कर ली होती। चाहने में एक भाव है कि मेरे पास अभी नहीं है, लैक का भाव है। और मैंने अपने जिंदगी में ये तब पाया हर एक चीज को, या मैंने उन लोगों को पाते हुए तब देखा जब उन्होंने चाहा ही नहीं था। चाहने से कमी का भाव पैदा होता है और उस स्टेट के होने से कि मैं ऑलरेडी इस स्टेट में हूं, उससे पाने का भाव पैदा होता है। और यूनिवर्स आपके भाव को रिस्पॉन्स देता है, आपके एक्शन को नहीं। तो इसलिए अगर हम अपना भाव बदलते हैं तो वो हमारा असली कर्म है, वो हमारे जीवन में हमको उन चीजों तक पहुंचाता है, न कि हमारा किया हुआ कोई एक्शन। और इसलिए आज क्वांटम फिजिक्स भी बोलती है, निकोला टेस्ला बोल के गए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझो। अद्वैत भी यही बात बोलता है, सांख्य दर्शन भी यही बात बोलता है कि आप अगर अपनी चेतना को बदलते हो, आप अगर अपने भाव को बदलते हो, तो ब्रह्मांड आपके भाव का जवाब देता है, आपके होने का जवाब देता है। आप क्या पाना चाहते हो उसका जवाब, आपकी चाहत का जवाब नहीं दे रहा है वो, क्योंकि चाहत के पीछे इमोशन क्या है? लैक का। चाहत के पीछे इमोशन क्या है? कि अभी मेरे पास नहीं है तो कल को ना मिला तो डर का। चाहत के पीछे तीसरा इमोशन क्या है? डेस्परेशन की, जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन अगर आप उस स्टेट में आ जाते हो और इन तीनों इमोशंस को इरेडिकेट करते हो तो आप एक ऐसे आनंद की अवस्था में बचते हो जिस अवस्था को यूनिवर्स रिस्पॉन्स देता है। और वो फिर चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो उसको आपकी ज़िंदगी में लाना शुरू करता है। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है ये ना कि हाँ, भाव होना चाहिए। तो इस जो आपने एग्ज़ाम्पल अभी दिया ना, तो मैं उसी के साथ रिलेट करके इसको थोड़ा-सा और चाहती हूँ कि हमें क्लैरिटी मिले कि आपने कहा कि जैसे डॉक्टर है और एक पर्सन है जो मर्डर कर रहा है और उनका जो एक्शन है, दे आर डूइंग द सेम थिंग कि वो चाकू मार रहे हैं एंड आउटकम जो हो रहा है वो एक ही हो रहा है कि जो पर्सन है उसकी डेथ हो जा रही है। लेकिन भाव डॉक्टर का बचाने का था और उसका जो था वो मारने का भाव था। अब अगर हम इसको लेकर आए मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर और उसमें जो लोग एक्शंस कर रहे हैं, अभी इसमें आपने ये एक चीज़ और मुझे इसमें क्लैरिटी चाहिए कि आपने बोला कि एफर्ट जो है वो नहीं देखा जाता, एफर्टलेसली काम होता है जो भी मैनिफेस्टेशन का काम होता है। अब एफर्ट में ही, क्योंकि एक तो होता है कि हम मेहनत करते हैं जो भी काम किसी ने बताया, दूसरा हम एफर्ट ही करते हैं जब हम मैनिफेस्ट भी करते हैं, क्योंकि हमने मैनिफेस्टेशन में भी यही सीखा है कि कभी हमें एफर्मेशंस लिखनी है, कभी उनको रिपीट करना है, कभी कुछ कई तरह की चीज़ें हैं। वो भी एफर्ट ही आपने बोला कि वो भी है, यानी वो भी एक्शन की कैटेगरी में ही चला गया जो भी हम कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हम आउटकम है, वो जो हम पैसा चाह रहे हैं, उसके लिए वो जो भाव है वो क्या लेकर आए। जैसे कि आपने कहा कि वो जो भाव है वो सही होगा तो आप जो आउटकम है उससे अलाइन हो पाओगे, कि जो आपको रिजल्ट चाहिए यूनिवर्स जो आपको बदले में देगा। तो वो हम भाव क्या होना चाहिए पैसे के लिए? इसमें 3 क्वेश्चंस हैं अलग अलग, तो मैं तीनों का अलग अलग लेवल पे आंसर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि वो एक्शन तो हो ही गया, कोई लोग लिख रहे हैं, कोई लोग कुछ कर रहे हैं, कोई लोग कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ एक्शन करने से डिनाई नहीं कर रहा हूँ। एक्शन कई बार हमको सिग्निफिकेंस देता है, एक्शन कई बार हमको एक मेटाफर के तौर पे काम आता है। मतलब हम किसी चीज़ से रिलेट कर पाते हैं जब हम कोई एक्शन करते हैं। तो मेरा यहाँ पे डिसएग्रीमेंट एक्शन से नहीं है, एक्शन से डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्शन के साथ न होने वाला भाव जो है मैं उसके साथ रिलेट करना चाह रहा हूँ। तो हम जब बहुत बार लिखते हैं या हम बहुत बार कुछ कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ मेरे पास वो इमोशन, वो फीलिंग, इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। That paper is not transmitting anything into the universe. That paper is not giving signal. That action of performing that task, लिखने वाली चीज को यूनिवर्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यूनिवर्स ने किसको रिस्पॉन्स देना है? उसने तो आपके भाव को रिस्पॉन्स देना है। कई बार जब हमारे पास एक्शन होता है तो एक्शन के साथ भाव करना ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल चीज कोई होती है तो हमारे पास उसका भाव ज्यादा जल्दी जुड़ जाता है। तो इसलिए जो लोग लिख रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो लोग एफर्म कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी जरूरत इस चीज की है कि आपके पास इमोशन क्या होना चाहिए। तो इस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो था कि राइट इमोशन क्या हो अगर मैं किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहता हूं।
तो राइट इमोशन ये हो कि जो मैं अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूं मैंने वो पा लिया है। आवर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। समय मतलब हमारे दिमाग को पता नहीं चलता है कि इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है। और इसको ये भी नहीं पता चलता है कि जो ये सोच रहा है ये पास्ट का सोच रहा है, फ्यूचर का सोच रहा है या प्रेजेंट का सोच रहा है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी जिंदगी में कल को अपने आप को एक हेल्दी, वेल्दी, रिच, फाइनेंशियली अबंडेंट या कोई भी पर्सन देखना चाहता हूं, और अगर मैं उसको आज अपने विजुअलाइजेशन में यहां देखता हूं, तो माइंड को यह नहीं पता कि ये फ्यूचर के होने वाली घटना है। जैसे हम अपने इवेंट्स में भी कई बार ये जिक्र करते हैं कि पास्ट की होने वाली कई घटनाओं को हम जब प्रेजेंट स्टेट में विजुअलाइज करते हैं, जो हमारे साथ गलत हुआ, धोखा हुआ, पेन है, तो हमारी बॉडी तो वही केमिकल उसी स्टेट में आ जाती है जिस स्टेट में वो आज से 25 साल पहले उस पर्टिकुलर ट्रॉमा में थी। आज भी उन्हीं केमिकल्स को रिलीज करने लगती है, आज भी उसी मेंटल स्टेट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को ये नहीं पता भैया जो तुम घटना सोच रहे हो ये तो 20 साल पुरानी है। दिमाग को तो यही लगता है कि ये अभी इस घटना को जी रहा है। तो यानी प्रेजेंट मोमेंट में आप उस फ्यूचर की जो भी डिजायर है उस घटना को पाने का भाव ना करके उसको जीने का भाव कीजिए। और आज ये तो किसी से छुपा नहीं है कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आइंस्टीन ने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो यही बताया कि टाइम एक रिलेटिव चीज है। 4 डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये बात की गई कि 4 डायमेंशन में एक डायमेंशन लेंथ है, दूसरी विड्थ है, तीसरी हाइट है और चौथी टाइम है। टाइम इज अ डायमेंशन। टाइम कोई ऐसी चीज नहीं है जो समय चल रहा है, समय चल नहीं रहा। ये डायमेंशन की तरह एक फिक्स्ड रियलिटी है। हमारी चेतना अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग जगह पर जैसे जैसे चेतना पड़ती रहती है वो उस टाइम को एक्सपीरियंस करती है। जैसे एक डीवीडी होती है ना, डीवीडी में एक मूवी पहले से है लेकिन आपको लगेगा आप धीरे धीरे स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। अब हीरो बचपन में आया, फिर जवान हुआ, फिर क्यों? क्योंकि अब आपकी अवेयरनेस उस मूवी को देखते 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 आगे बढ़ रही है। लेकिन वो मूवी कहाँ है? सब सारी मूवी यही है। ठीक उसी तरह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब कुछ यही है। और वो प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज के रूप में मौजूद है। क्वांटम फिजिक्स ये बोलती है, क्वांटम का सबसे बड़ा लॉ है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि आप कहोगे कि यार अगर पूरी फिल्म, सीडी, मेरा भविष्य सब एक जगह पे मौजूद है तो इसका मतलब मेरा सब कुछ रिटर्न है, पहले से लिखा हुआ है। नहीं, जो लिखा हुआ है वो प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं, संभावनाएं लिखी हुई हैं। उन संभावनाओं में से एक संभावना को आप चूज करते हो। कौन चूज करता है? ऑब्जर्वर, दृष्टा। दृष्टा जिस चीज पर अपना नजरिया, अपना नजर डालता है वो उसको, रियलिटी को एक्सपीरियंस करता है प्रेजेंट में। तो यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब यही है। तो आपका माइंड जब उस घटना को जो फ्यूचर में आप चाह रहे हो उसको चाहने की जगह प्रेजेंट में जीने लग जाता है, कहां? यहां। चाहे बंद आंखों से ही सही, तो भी आपकी बॉडी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करती है कि आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे मान लो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और प्यास लगने के बाद मैं आपको पानी दूं तो कैसा महसूस होगा? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड महसूस होगा। लेकिन आप जानते हो कि यही पानी अगर मैं आपको विजुअलाइजेशन में विजुअलाइज करवा के पिला दूं तो भी आपके पास सेम ही सेटिस्फैक्शन आएगी, बिकॉज योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। अगर आपकी बॉडी में सेम सेटिस्फैक्शन आ सकती है इमेजिनेशन से, अगर गोलगप्पे खट्टी चीज के बारे में सोचने से आपका मुंह पानी रिलीज कर सकता है, अगर स्ट्रेस के बारे में सोचने से आपके ग्लैंड्स कॉर्टिसोल रिलीज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बाहर हमारी बॉडी भी उसको सोचने से वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज कर रही है। सो इस केस में हम पाना नहीं चाह रहे, हम हो गए, हमने पा लिया। और जब मैंने पा लिया तो यूनिवर्स मेरी स्टेट की प्रतिध्वनि है। और अद्वैत में इसको कहा गया है, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, यद भावम तद भवति। जैसा भाव होगा वैसा जीवन आपके साथ होने लग जाएगा। जैसा भाव होगा। तो अभी करंट में अगर मैंने अपनी फ्यूचर रियलिटी को जीना शुरू कर दिया, पा लिया, तो मेरा भाव क्या है? चाहने का नहीं, पा चुका होने का। और मैं इस क्वांटम फील्ड को, इस जीरो पॉइंट फील्ड को, इस ब्रह्मांड को क्या सिग्नल दे रहा हूं? कि मेरे पास ऑलरेडी है। तो वही प्रतिध्वनि यूनिवर्स मुझे लौटाने लगता है, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो वेल्थ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, या किसी भी एस्पेक्ट में हो। तो जो आप ये चीज़ बोल रहे थे कि वो जो भाव है वो हमारी बॉडी रिलीज़ करने लग जाती है, वही वाले थॉट्स और वही वाली चीज़ें आनी शुरू होगी। ये पानी आपने कहा कि सेटिस्फाई हो जाएंगे विजुअलाइजेशन से, गोलगप्पे के बारे में सोच के हमको मुंह में वो फ्लेवर आना शुरू हो जाता है, या फिर पास्ट की किसी मेमोरी को याद करते हुए हमको वैसे ही फीलिंग्स आती हैं, रोना आएगा, हम सैड हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं जो हम विजुअलाइजेशन में कर ले रहे हैं और उस भाव को फील कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में हमने मेमोराइज किया हुआ है,
वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी हमने लिया होता है। लेकिन जिसके पास पैसा आया ही नहीं है, उसने वो पैसा कभी जीवन में जीकर ही नहीं देखा, तो वो वाली चीज़ों को कैसे रेडिएट करेगा, कैसे फ़ील कर पाएगा? क्योंकि बॉडी को तो पता ही नहीं कि कैसा लगता है आने से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और हुँ, मुझे लगता है कि यहाँ से लोगों को एक बहुत बेहतरीन क्लैरिटी भी आने वाली है। हुँ, अब आप देखो कि बॉडी के पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे हमारे पास एक लिमिटेड मेमोरी है। अगर मैं किसी भी चीज़ को बड़ी सीमित दायरे से सोचना चाहता हूँ अपने बॉडी के या अपनी मेमोराइज्ड चीज़ों हुँ, के अकॉर्डिंगली, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं आता है। लेकिन अगर मैं आउट ऑफ बॉडी, यानी अगर मैं इसको थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट में बात करूं, तो आज क्वांटम साइंस भी ये बात प्रूव करता है कि हम सब कुछ कॉन्शियसनेस का बाय प्रोडक्ट हैं। मतलब कॉन्शियसनेस माइंड का एक प्रोडक्ट नहीं है, माइंड एक टूल है कॉन्शियसनेस जिसका यूज करती है। तो ये पूरा ब्रह्मांड किस चीज से बना? सांख्य दर्शन बोलता है कि ये पूरी प्रकृति जिसमें 24 तत्व आते हैं, वो 24 तत्व एक तत्व से बने जिसको पुरुष कहा गया। पुरुष यानी कॉन्शियसनेस। तो यानी हम सब उस परम चेतना से बनने वाले एक पदार्थ हैं। हमको जो हम एक दूसरे को मैटर में प्रिसीव कर पा रहे हैं, एक्चुअल में तो आज साइंस ये प्रूव कर रही है कि डीपर कोर लेवल पर तो हम मैटर है ही नहीं, हम एनर्जी हैं। E इज इक्वल टू mc²। हम सब एनर्जी हैं। तो बेसिकली अगर हम बॉडी का एज अ टूल यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एक लिमिटेड मेमोरी है, लिमिटेड कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करें और कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को करें, तो फिर हम सिर्फ शरीर नहीं रहते, फिर हम चेतना, वो चेतना हो जाते हैं जो चैतन्य के साथ मिल जाती है। और इसका मैं जवाब आपको ऐसे देना चाहूंगा कि आज जब टेलीस्कोप बना, जिसको कुछ ही साल हुए हैं टेलीस्कोप को बने हुए, लेकिन टेलीस्कोप के बनने से भी पहले कोई एक व्यक्ति ध्यान में बैठता है और वो बता देता है कि नवग्रह हैं और 10-10 हजार 5-5 हजार साल हो गए नवग्रह के मंदिर पूजे जा रहे हैं। क्यों? आप तो ब्रह्मांड में गए नहीं, आपने आंखें बंद करके कैसे बता दिया कि नवग्रह हैं? सूर्य की दूरी कैसे बता दी? युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू, कैसे बता दी? आपके पास तो एक लिमिटेड बुद्धि है, आपको कैसे पता सूर्य की दूरी कितनी है? आपको कैसे पता राहु की दृष्टि ये है, शनि की दृष्टि ये है? आपको कैसे पता शनि का नंबर 8 होना चाहिए क्योंकि शनि के चारों तरफ एक 8 नंबर का रिंग गोला बनाता है? जब आप शनि पर गए नहीं है और आज तक भी नहीं जा पाए हैं, कैसे पता? वो जब अपने अंदर इंसान उतरता है, जब इस शरीर के पार निकलता है, तो वो स्वयं चैतन्य है, वो चेतना स्वरूप है। उसके पास इस यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की पूरी कॉन्शियसनेस की हर एक इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। अगर इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेडिटेशन कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ, बिकॉज आप तब समय और काल से परे हो जाते हो, समयातीत हो जाते हो जब आप ध्यान में होते हो। आपको शरीर का आभास नहीं रहता और फिर सिर्फ आप ये एक आइडेंटिटी नहीं बचते हो। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लीजिए रामानुजन का। रामानुजन के बिना चांद पर जाना पॉसिबल नहीं था, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बिना कहीं पर भी जाना पॉसिबल नहीं था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। हमको तारों की भाषा आती नहीं थी जब तक जीरो नहीं था हमारे पास। आज नासा इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर पाता है, रामानुजन और कृष्णानुजम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो कभी, उन्होंने कभी कोई कॉलेज, कोई ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन मैथ्स में नहीं थी। वो बोलते थे कि मैं ध्यान में बैठता हूं और देवी मुझे फॉर्मूला बताती है। ओह! रामानुजन की स्टेटमेंट है ये। वो बोलते हैं कि मैं ध्यान में बैठता हूं जब भी, तो मुझे इंफॉर्मेशन ऐसे जैसे डाउनलोड होती है, मैं क्रिएट नहीं करता हूं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें लगता है आई एम द क्रिएटर, मैं हूं करने वाला, मैं नहीं हूं। मैं तो सिर्फ प्रतिध्वनि हूं उस ब्रह्म की। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, जब रामानुजन जैसा व्यक्ति, जिसकी मैथ्स में कोई फॉर्मल इतनी बड़ी एजुकेशन नहीं है, उन्होंने कोई पीएचडी नहीं की, फिर भी उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों तक को सॉल्व करने के फॉर्मूलाज खोज लिए कि आज हम उनको पूजते हैं, लोग, साइंस के लोग, जो जिन्होंने मैथमेटिकल उन फॉर्मूलाज को देखा। और इतने टिपिकल फॉर्मूलाज अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेज देखते थे, वो तो उनके ऑफिस में काम करते थे। रामानुजन कोई टीचर, कोई प्रोफेसर थोड़ा थे। एक अंग्रेज ने देखा ये छोटा सा बच्चा क्या कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा है, उसको कहा कहां से आई तेरे को ये? बोला मैं ध्यान में बैठता हूं, मुझे देवी बताती है ब्रह्मांड का रहस्य। तो यानी जब आप चेतना स्वरूप होते हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, आपके पास वही इंफॉर्मेशन मौजूद है जो इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इसीलिए अद्वैत ने सबसे बड़ा सिद्धांत जो हमको दिया, वो दिया अहम ब्रह्मस्मि। मैं ही वो परम ब्रह्म हूं, मैं ही वो चेतना हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उसके साथ कनेक्टिविटी तोड़ दी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉडी। और हम अपने आप को एक लिमिटेड बुद्धि, एक लिमिटेड माइंड, एक प्रोग्राम्ड इंसान, एक प्रोग्राम्ड रोबोट या एक लिमिटेड चीज समझने लगे। लेकिन जब हम ध्यान की परतों को अनफोल्ड करते हैं तो हम कहां तक अनलिमिटेड हो जाते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं है। और दूसरी चीज, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा लंबा है लेकिन मैं 2 चीजों में इसका जवाब दूंगा। दूसरी चीज, भावनात्मक स्तर पर चीजें बड़ी लिमिटेड हैं।
यूनिवर्स को चीज नहीं समझ आ रही, जैसे आप कह रहे हो मुझे 10 करोड़ चाहिए, तो यूनिवर्स को 10 करोड़, 1 करोड़ और 100 करोड़ के बीच का डिफरेंस पता हो सकता है क्या? यूनिवर्स को यह पता हो सकता है कि आपके नोट पे गांधी जी की फोटो है और किसी दूसरे के नोट पे सुभाष चंद्र बोस की फोटो है? उनको यह चीज पता, मतलब यूनिवर्स किस चीज में ऑपरेट कर रहा है? सांख्य दर्शन बोलता है कि 3 तत्वों से पूरी प्रकृति बनी, सत्व, रजस और तमस। आज साइंस ये प्रूव करती है कि 3 ही रंगों से 16 ट्रिलियन कलर बनते हैं, 3 रंगों से। कौन से? आरजीबी, रेड, रेड, ग्रीन ग्रीन, और ब्लू। 7 सुरों से इतने गाने बन जाते हैं। मूल क्या था? केवल 7 सुर। ठीक उसी तरह भाव केवल 2 ही हैं और यूनिवर्स आपके भाव को पढ़ रहा है। एक है एलिवेटेड इमोशंस और एक है लोअर इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस, लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस। तो यूनिवर्स को आप 1 करोड़ मांग रहे हो, 10 करोड़ मांग रहे हो, या गांधी जी की फोटो वाला नोट मांग रहे हो, या विंस्टन चर्चिल का कोई फोटो लगा हुआ नोट मांग रहे हो, डॉलर मांग रहे हो, उसको नहीं पता है। उसको तो ये भाव पता है कि आप एलिवेटेड इमोशन में हो या सप्रेस्ड इमोशन में हो, आप पा चुके होने के भाव में हो या लैक, कमी, डेस्परेशन और पाने की इच्छा के भाव में हो। वो तो इन 2 चीजों में तुलना कर रहा है। और अगर उसने आपका भाव सही पकड़ लिया तो 2 चीजें हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास अनलिमिटेड है। दूसरा, हम यूनिवर्स ये नहीं देखता कि तुम 1 करोड़ मांगते हो, 2 करोड़, अच्छी सेहत, पेट, जैसे आप गोली खाते हो ना तो उसको कैसे पता चलता है कि सिरी दर्द ठीक करना है? डिक्लोफेनिक खाते हो तो उसको कैसे पता मसल का पेन ही, शरीर का दर्द ही ठीक करना है? वैसे ही यूनिवर्स मैटर के रूप में नहीं सोच रहा है। ये हमारी गलतफहमी है कि यूनिवर्स भी मैटर देखता होगा कि अच्छा तुमको गाड़ी चाहिए, कौन सा ब्रांड? इनोवा। किसकी कंपनी की आती है? टोयोटा, तो टोयोटा बनाओ इनोवा में। नहीं, वो तो भाव देख रहा है आपका। तो भाव कितना प्योर है, उस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में आपको रेजोनेट करने लगती हैं। और भाव 2 हैं, एक एलिवेटेड इमोशंस और एक सप्रेस्ड इमोशंस। तो अगर हम एलिवेटेड इमोशंस को जीने लग जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन की कोई सीमा नहीं है, उसको कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जो लाखों लोगों ने किया। दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन आर्टिस्ट ने, दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन म्यूजिक बनाने वालों ने अपनी कलाकृति तब बनाई जब वो अपने ध्यान में बैठे थे, और ध्यान में उठने के बाद उनको ये आइडिया आया कि यार मुझे ये करना चाहिए है। हम्म। तो बहुत अच्छी आपने एक ये बात बोली कि ब्रह्मांड जो है वो किस भाषा को और किस भाव को समझता है, और हमारे पास अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मोस्टली हमें ये लगता है कि अच्छा हमारे को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मोस्टली लोगों को ये लगता है कि पाने का भाव करें कैसे जब पाया ही नहीं है। तो आपने बताया कि हमारे पास अनलिमिटेड है इन्फॉर्मेशन, और जो भाव है वही ब्रह्मांड समझता है।